कल्पना कीजिए, आपके सामने म्यांमार है। ये वो देश है जहां जनरल सत्ता में है। यहाँ अफीम और सिंथेटिक्स युद्धों को बढ़ावा देते हैं। तख्तापलट बार बार होते हैं। जातीय सफाई से विदेश में शरणार्थी शिविर बनते हैं। हमारा विषय यही है, म्यांमार जनरल अफीम तख्तापलट और जातीय सफाई। हम तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि पैसे कौन नियंत्रित करता है, लोग घर क्यों छोड़ रहे हैं, पड़ोसी देशों की क्या भूमिका है, आगे क्या हो सकता है। 20वीं सदी के मध्य से म्यांमार पर ज्यादातर समय सेना का शासन रहा है। सेना बड़े शहरों और राजस्व पर नियंत्रण रखती है। पहाड़ों और जंगलों में लड़ाई व सड़कों की नाकेबंदी जारी है। लोग घरों से भाग रहे हैं। स्थानीय मुद्रा गिर रही है। कारोबार बंद हो रहे हैं। सहायता हमेशा नहीं पहुंच पाती। राजस्व जेडाइट माणिक गैस और कीमती लकड़ी से आता है। इसमें नशीले पदार्थों की तस्करी भी शामिल है। जब तक सेना के पास शक्ति मंत्रालय और पैसे तक पहुंच है, नागरिक शक्ति कमजोर है। कोई भी समझौता आसानी से टूट जाता है। म्यांमार भारत, चीन और थाईलैंड के बीच है और इसका लंबा समुद्री तट है। देश के अंदर कई पहाड़ और घने जंगल हैं। यहां सरकार को सड़क बनाना और व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल है। ब्रिटिश काल में बंदरगाह और रेलमार्ग बने, पर एक देश में कई अलग अलग लोग थे जिनके हित भी अलग थे। उपनिवेशवादियों के जाने के बाद सत्ता और संसाधनों के लिए संघर्ष शुरू हुआ। राज्य को बुनियादी ढांचा विरासत में मिला, लेकिन सबके लिए स्पष्ट और साझा नियम नहीं बने। स्वतंत्रता के कुछ साल बाद म्यांमार में सेना ने सत्ता संभाली। ने विन के नेतृत्व में उन्होंने समाजवाद का रास्ता घोषित किया। निजी व्यवसाय बंद कर दिए गए। विदेशी कंपनियां चली गईं। कीमतें और व्यापार राज्य नियंत्रित करता था। कारखाने बंद होने लगे। दुकानें खाली हो गईं। देश को लगभग बंद कर दिया गया था। लोग गरीब होते गए। सेना अपनी आर्थिक संरचनाएं मजबूत करती गई। इस अवधि ने कमजोर संस्थाएं छोड़ी। विवादों को बलपूर्वक निपटाने की आदत पड़ गई। बाद में जब बाजार खुलने लगा, तब भी सुरक्षा बलों पर निर्भरता बनी रही। म्यांमार की सेना सिर्फ सैनिक ही नहीं है, यह कंपनियों, बैंकों व निर्माण का एक जाल भी है। संविधान में सेना ने संसद में सीटें और सुरक्षा मंत्रालयों पर नियंत्रण तय किया है। जब नागरिक नेता अपनी शक्तियां बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सेना हस्तक्षेप करती है। वो सत्ता छीन लेती है। तख्तापलट एक आम हथियार बन गया है। अदालतें और चुनावी नियम अक्सर सेना के हितों की सेवा करते हैं, इसलिए निष्पक्ष चुनाव भी बदलाव की गारंटी नहीं देते। सेना का प्रभाव कम करने के प्रयास गिरफ्तारियों और प्रतिबंधों से मिलते हैं। 80 के दशक के अंत में म्यांमार के बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। उन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया। 2007 में बौद्ध भिक्षु सड़कों पर उतरे। अधिकारियों ने फिर बल प्रयोग किया। इन घटनाओं ने दिखाया कि समाज प्रतिरोध को तैयार है। सेना किसी भी कीमत पर सत्ता बनाए रखने को तैयार है। तब से बड़े विरोध प्रदर्शन अक्सर गिरफ्तारियों और संचार बंद होने के साथ होते हैं। लोगों और सुरक्षा बलों के बीच अविश्वास गहरा बना हुआ है। म्यांमार में बर्मी करेन, काचिन शान और कई अन्य बड़े समूह रहते हैं। उनके भाषाएं, परंपराएं और सत्ता के विचार अलग हैं। स्वतंत्रता के बाद कुछ नेताओं ने व्यापक स्वायत्तता मांगी। बातचीत विफल रही। पहाड़ों और जंगलों में लड़ाई छिड़ गई। कोई स्पष्ट मोर्चा नहीं है। गांव और सड़कों के पास झड़पें होती हैं। लोग जंगलों और शिविरों में चले जाते हैं। सालों से चला आ रहा युद्ध स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाने में बाधा डालता है। ये समुदायों को अवैध कमाई और अवैध वसूली की ओर धकेलता है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी पहाड़ स्वर्णिम त्रिकोण का हिस्सा है। वहां अफीम के लिए खसखस उगाई जाती है। बाद में सिंथेटिक ड्रग्स, खासकर मेथ की प्रयोगशालाएं बनी। ये बड़ा पैसा और स्थापित नेटवर्क है। इसके लिए अभिकर्मक मार्गों की सुरक्षा और सीमा पर अपने लोग चाहिए। भ्रष्ट अधिकारी और सशस्त्र समूह आय का हिस्सा पाते हैं। जब तक राज्य कमजोर है और युद्ध जारी है, इन कड़ियों को तोड़ना मुश्किल है। ये प्रवाह पड़ोसी बाजारों में जाता है। स्थानीय स्तर पर इन आय पर निर्भरता बढ़ती है। म्यांमार में जेडाइट, रूबी गैस और कीमती लकड़ी से खूब पैसा आता है। खनन और व्यापार अक्सर सेना से जुड़े लोग करते हैं। लाइसेंस और ठेके अपनों को मिलते हैं। टूटे पहाड़ और प्रदूषण स्थानीय लोगों को सहना पड़ता है। सड़कें और स्कूल धीरे धीरे बनते हैं। पारदर्शिता बहुत कम है। खानों, जंगलों और बंदरगाहों पर सेना का नियंत्रण है। इससे सेना को संसद के नियंत्रण के बिना पैसा मिलता है। ये आर्थिक आधार राजनीतिक शक्ति को मजबूत करता है। लोगों की सुरक्षा बलों पर निर्भरता बढ़ती है। आंग सान सू की म्यांमार के शांतिपूर्ण प्रतिरोध का प्रतीक बनी। उन्हें विश्व भर में ख्याति मिली।
अवसर मिलने पर उनकी पार्टी ने चुनाव जीता। लोगों को अधिक नागरिक शासन की उम्मीद थी, लेकिन संविधान ने सेना को महत्वपूर्ण विभाग दिए। सेना के लिए सीटें भी आरक्षित थीं। पश्चिम में मुस्लिम अल्पसंख्यक संकट था, उस पर उनकी प्रतिक्रिया से प्रतिष्ठा प्रभावित हुई। समाज और पर्यवेक्षकों ने मानव अधिकारों की अधिक स्पष्ट सुरक्षा की उम्मीद की, लेकिन सरकार के कदम संयमित और विरोधाभासी थे। म्यांमार के पश्चिम में एक मुस्लिम अल्पसंख्यक रहता है। उनकी नागरिकता की स्थिति विवादित है। समुदायों के बीच सालों से नफरत बढ़ती रही थी। 2000 के दशक के अंत में हमले हुए। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर उल्लंघन दर्ज किए। 2017 में पलायन की बड़ी लहर आई। कई लोग सीमा पार कर बांग्लादेश चले गए, वहां शरणार्थी शिविर बन गए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसे जातीय सफाई कहते हैं। नागरिकता और सुरक्षा के मुद्दे अनसुलझे हैं। लोगों की वापसी अभी भी एक सवाल है। फरवरी 2021 में म्यांमार सेना ने फिर सत्ता संभाली। उन्होंने चुनाव विवादों का हवाला दिया। नागरिक नेताओं को हिरासत में लिया गया, संसद भंग कर दी गई। बड़े विरोध प्रदर्शन और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुए। जवाब सख्त था। गोलीबारी, गिरफ्तारियां, कर्फ्यू लगाए गए। कुछ कार्यकर्ता भूमिगत हो गए। जातीय समूहों की सक्रियता बढ़ी। अर्थव्यवस्था गिरी, मुद्रा कमजोर हुई। कंपनियों ने परियोजनाएं बंद कर दी। भविष्य की उम्मीद खत्म हो गई। विदेश यात्राएं और आंतरिक विस्थापन बढ़े। तख्तापलट के बाद म्यांमार की सत्ता ने मोबाइल और इंटरनेट बंद कर दिया। उसने प्लेटफॉर्म ब्लॉक किए और स्वतंत्र मीडिया पर दबाव डाला। पत्रकार व ब्लॉगर रिपोर्टिंग के लिए अपनी आजादी गंवाते हैं। समाचार वेबसाइटें बंद हो गईं। लोग एनक्रिप्टेड चैट और ऑफलाइन नेटवर्क में चले गए। ये रुकावटें पढ़ाई, व्यापार व परिजनों से संपर्क में बाधा डालती हैं, पर कार्यकर्ता वैकल्पिक रास्ते खोजते हैं। वे निर्देश और वीडियो प्रकाशित करते हैं। सूचना पर नियंत्रण एक अलग मोर्चा बन गया है। संचार तक पहुंच अब सुरक्षा, समन्वय और अस्तित्व का सवाल है। म्यांमार के कुछ नागरिक कार्यकर्ताओं ने आत्मरक्षा दल बनाए। पुराने जातीय समूह और मजबूत हो गए हैं। वाणिज्यिक ड्रोन, हाथ से बने उपकरण और हल्के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। सेना हवाई हमलों और छापेमारी से जवाब दे रही है। अलग अलग क्षेत्रों में स्थिति भिन्न है। सेना बड़े शहरों पर नियंत्रण रखती है। उनके बाहर गुरिल्ला और स्थानीय प्रशासन सक्रिय है। लड़ाई के कारण स्कूल बंद, हैम्पुल टूट रहे हैं, खेत खाली पड़े हैं। वार्ता ठप है क्योंकि पक्ष एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। वे अपना प्रभाव और आय खोने से डरते हैं। चीनी परियोजनाएं म्यांमार की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। तेल गैस पाइपलाइनें देश से होकर चीन के दक्षिण पश्चिम तक जाती हैं। सड़कें और बंदरगाह भी बन रहे हैं। बीजिंग चाहता है कि माल बिना रुकावट के चले, इसलिए वो केंद्र सरकार और स्थानीय शक्तिशाली समूहों दोनों से संपर्क बनाए रखता है। निवेश से रोजगार और बुनियादी ढांचा मिलता है, पर निवासी अक्सर मानते हैं कि मुख्य लाभ बड़ी कंपनियों और सत्ता में बैठे लोगों को मिलता है। यदि परियोजनाओं के पास लड़ाई शुरू हो जाती है तो परिवहन और निर्माण रुक जाते हैं। म्यांमार के अधिकांश लोग बौद्ध धर्म मानते हैं। कुछ समूह मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों पर दबाव डालते हैं। वे अंतर धार्मिक विवाह और धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाते हैं। वे सुरक्षा बलों की कठोर नीतियों का खुले तौर पर समर्थन करते हैं। इससे समुदायों के बीच संबंध बिगड़ते हैं और बातचीत रुक जाती है। जब धार्मिक नेता राजनीतिक संघर्ष में फंसते हैं तो समर्थकों को समझौते समझाना कठिन होता है। फिर स्थानीय संघर्ष राष्ट्रीय स्तर के बन जाते हैं। म्यांमार के पड़ोसी देश और आसियान वार्ता तथा हिंसा कम करने का आग्रह करते हैं। 5 सूत्री समझौता हुआ, हिंसा रोकें, बातचीत शुरू करें, विशेष दूत नियुक्त करें, उसकी यात्रा सुनिश्चित करें और मानवीय सहायता दें। कुछ देशों ने सेना से जुड़ी कंपनियों और फंडों पर प्रतिबंध लगाए हैं। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार कार्यकर्ता हथियार आपूर्ति रोकने का आह्वान करते हैं। यदि सच्ची बातचीत शुरू हो और सेना की अपारदर्शी आय तक पहुंच कमजोर हो तो एक अवसर मिलेगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो नए एपिसोड न चूकने के लिए सदस्यता लें। हम सब कुछ संक्षेप में और सटीक बताते हैं।